गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अबरार अली मोदी चिल्ड्रन हाई सेकेंडरी स्कूल से आपको 7th क्लास में साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने हमने जो लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आप लोगों के साथ में, आपने भी अटेंड किया और मैंने आपको बताया वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा था। हमने टूथ डिके के बारे में समझ लिया था, दांत किस तरह सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे टंग। ठीक है, टंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसको टीथ की तरफ ये पुश करता है, ठीक है, ताकि हम उसको इजीली चबा सकें। दूसरा काम क्या करता है, जो सलाइवा हमारी बकल कैविटी में सीक्रेट होता है, इट मिक्स विद द फूड से उसको मिक्स कर देता है। और क्या काम करता है टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है टू आइडेंटिफाई टेस्ट। जो टेस्ट होता है उसको हमारी टंग आइडेंटिफाई करने का काम करती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ डन बाय आवर टंग। चलिए लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टेस्ट आर आइडेंटिफाई बाय आवर टंग। तो याद रखिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टेस वी आर आइडेंटिफाई फ्रॉम आवर टंग। नंबर 1 इज स्वीट। एवरी पर्सन आर वेरी attract or want to eat sweet material. My very favorite sweet is gulab jamun. ओके, तो आपका भी कुछ ना कुछ फेवरेट स्वीट होगा। ठीक है, कहाँ से टेस्ट करते हैं हम, इट इज़ आइडेंटिफाई विद आवर टिप ऑफ द टंग। ओके, देन when we go upside from our tongue along with its edges, so from tip to root there is a both side is the small portion from which by which we identify salty taste. It is salty taste, and above the salty taste के ऊपर हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सोरनेस। ठीक है, खट्टा। जब भी आपको खट्टा लगता है तो गाल पे आपका हाथ जाता है, खट्टा एक्चुअली टंग को लगता है खट्टा। ठीक है, एंड देन एट लास्ट देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट। इट इज़ व्हाट, इट इज़ बिटर। ओके, देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। जब भी आपको मेडिसिन स्वेलो करनी हो तो हम क्या करते हैं, जनरली इस जगह पर मेडिसिन रखते हैं। तो ये वाला जो बैक एरिया होता है, बैक पोर्शन होता है टंग का, ये बिटर चीज़ को टेस्ट करता है और दवाई हमको कड़वी लगती है। अगर आपको कभी मेडिसिन इनटेक करना हो तो आप उसको यहाँ रखिए, इस जगह पर। ठीक है, और पानी से उसको एनगल्फ कर लीजिए ईजीली। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो फिर कड़वा लगेगा, यहाँ रखिए इस जगह पे, समझ गए ना। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये टंग का स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आ जाते हैं हम ईसोफेगस पर। ठीक है, अब ये ईसोफेगस क्या है, देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये तो देखिए, ये तो बकल कैविटी वाला पोर्शन है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस पूरे पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ईसोफेगस। अब देखिए, याद रखिए, जब हम खाना चबाते हैं तो चबाने के बाद में छोटे छोटे पोर्शन हम उसको एनगल्फ करते हैं। ठीक है, स्वालिंग करते हैं। जो स्वॉलोइंग जो होता है, वो सोलिंग में क्या होता है, यहाँ पर फूड होता है, यहाँ फूड होता है, यहाँ से धीरे धीरे नीचे आता है। तो स्वैलोइंग में जो फूड होता है उस फूड से क्या होता है, ये छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में आता है, इसमें उसको क्या बोलते हैं, बॉलस। यहाँ नीचे आ जाता है। डायग्राम दिखाऊंगा मैं बॉलस का भी आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो नीचे एक और डायग्राम देख रहे हैं आप, ये वो फूड है, आपको दिखा ना, ये स्मॉल बॉल के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉलस। और ये इसी फॉर्म में ट्रैवल करता है, निकलते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ईसोफेगस होता है वो बहुत नैरो कैविटी होती है, लेकिन बॉलस जो होता है अपने लिए स्पेस बनाता हुआ चलता है। और ये नीचे कहाँ जाएगा, अब ये स्टमक में पहुंच जाएगा। ये आप ईसोफेगस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है,
और ये क्या है, ये सॉरी बेटा, बीच में एक और वो भी खुल गया था ऐप। चलिए ये देखिए, ये है ईसोफेगस और ये है स्टमक। तो बॉलस कहाँ आएगा, बॉलस यहाँ से स्टमक में आएगा, सीधा यहाँ जाएगा। ठीक है, किस तरह जाता है, उसका मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट अभी मैंने आपको दिखाया, ये बॉलस का मूवमेंट है। ठीक है, चलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या नाम है इसका, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये लिखा हुआ है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कहाँ पर होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, हमारी पूरी इंटेस्टाइन में होता है, ईसोफेगस में होता है और स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। इसी मूवमेंट के थ्रू ये जो हमारा फूड होता है वो नीचे आता है। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए फास्टली ओपन द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 21। अब पेज नंबर 21 पर आ गए अपन। पेज नंबर 21 पर हम किसको स्टडी करेंगे, द स्टमक। ये मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, देखा आपको येलो कलर से, द स्टमक, सॉरी ब्लू कलर से लिखा हुआ है द स्टमक, ओके, येलो बॉक्स के नीचे। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये वाला इम्पॉर्टेंट फैक्ट रीड करेंगे, पेज नंबर 21। आप मेरे साथ अपनी बुक में मैच करते जाइए। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये वॉमिटिंग से रिलेटेड है। वॉमिटिंग क्या होता है, कैसे होता है, तो वॉमिटिंग इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्शन of the contents of the stomach and those of the part of the small intestine through the mouth. Expulsion एक होता है इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है अंदर जाना, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर आना। और कैसा, फोर्सफुल, बहुत तेज़ी के साथ आता है। कभी किसी बच्चे को उल्टी हो जाती है, मेरे को भी होती रहती है कभी कभी, अभी तो नहीं होती, बचपन में हो ही जाती है, कभी कभी हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं उससे भी। ठीक है, ये एक टाइप का हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में चली जाती है जिसके लिए हमारी बॉडी एलर्जी या कुछ सेंसेशन हमारी बॉडी में आते हैं, उससे हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इट कैन arise in variety of circumstances, that is it may follow the intake of certain drugs मतलब मेडिसिन, यहाँ ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है। it may be caused by traveling, कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं तब भी आ सकती है। फिर स्टिकनेस, गंदी बदबू जो होती है उससे भी आ सकती है। it may be a symptoms of a disease, डिजीज़ जो होती है उससे भी हो सकती है। ड्यूरिंग वॉमिटिंग द मसल्स ऑफ स्टमक एंड ईसोफेगस रिलैक्सेस एंड दोज ऑफ द एब्डोमेन, रीजन ऑफ द बॉडी कंटेनिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन। एब्डोमेन, चलिए मैं आपको डायग्राम में एब्डोमेन दिखाने की कोशिश करता हूँ, एब्डोमेन क्या है। ठीक है, ये आप यहाँ पर एक टॉर्सो देख रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉर्सो में ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम एब्डोमेन। ठीक है, ये एब्डोमेन है। ये नेबल है, नेबल दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ये नेबल है। नेबल के ऊपर जो होता है ये अपर एब्डोमेन होता है। ठीक है, ये अपर एब्डोमेन है। ठीक है, और नेबल के नीचे जो होता है यहाँ ये लोअर एब्डोमेन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एब्डोमेन, चलिए तो दोबारा से मैं रीड कर देता हूँ, मेरे माइंड से एस्केप हो गया, कहाँ तक रीड कर लिया था। ड्यूरिंग वॉमिटिंग द मसल्स ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस रिलैक्सेस एंड दोज ऑफ द एब्डोमेन एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टमक और ईसोफेगस की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और एब्डोमेन और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे बाहर से फोर्स पड़ता है और जो स्टमक में जो भी कुछ होता है वो सब बाहर आ जाता है, इंटेस्टाइन में से भी आ जाता है। इसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ट्रैवलिंग से हो सकता है, बदबू से हो सकता है, या किसी डिज़ीज़ के वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ठीक है, इसको हम नोट करेंगे आंसर कॉपी में। ठीक है,
चलिए स्टमक में आ जाते हैं। तो देखिए स्टमक क्या होता है, ये एक यू शेप होता है और एक एडल्ट पर्सन में ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 फीट। ओके, बहुत हाईली इलास्टिक होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स में आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 22 पर ये देखिए, ये बहुत सारे फोल्ड्स हैं इसमें, ये इस टाइप के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन के देख रहे हैं आप, विलीज, इससे और बड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं उसमें, किसमें, स्टमक में। चलिए अभी उसी पेज पे रहते हैं हम। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स में ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड and opens into the small intestine at the other। एक एंड तो इसका ईसोफेगस में खुलता है स्टमक का, और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यू विल बी अमेज्ड फॉर नोइंग द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो है लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, 7.5 मीटर, सच अ लेंथ, कितनी बड़ी लेंथ है इसकी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में छोटी होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में ज़्यादा होती है। लेकिन जो उसकी मोटाई होती है, डायमीटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया ड्यूडेनम, ठीक है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लिवर से और पैंक्रियास से और गॉल ब्लैडर से डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करता है। ठीक है, चलिए फिर लिवर के बारे में भी देख लेते हैं। ये लिवर, इट इज़ द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac-like structure called gallbladder. The bile juice does not contain any digestive enzyme but help in the digestion of fat by emulsifying them, that is breaking down of fat into the tiny droplets to provide larger surface area for the enzymes to act. It also neutralizes the activity of food and make it alkaline फॉर द एक्शन ऑफ द पैंक्रिएटिक जूस। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है एल्केलाइन, एसिडिटी। देखिए याद रखिए जो सब्सटेंस होते हैं उनको उनके नेचर के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिडिक और एल्केलाइन। ठीक है, याद रखिएगा। हायर क्लासेस में 8th क्लास में और 7th क्लास में हम, और कुछ और अदर हायर क्लासेस में स्पेशली 9th और 10th क्लास में हम एसिड और बेस को बहुत और अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आप बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं घर पर। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स का भी बात मानिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बाहर मत घूमिए, घर पे रहिए, हेल्दी रहिए। चलिए कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।